हेलो जीवात्माओं, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की सेकंड वीडियो लेक्चर। और इस सेकंड वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है और क्या क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में जो हमने बात किया था वो बात किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो स्फेरिकल सेल, यानी कि खोखले गोला के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या क्या हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर कोई खोखला गोला हो, यानी कि कोई हॉलो स्फेरिकल सेल हो, और हॉलो स्फेरिकल सेल में अगर आपसे आउटसाइड द सेल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर क्या था तो सेंटर से बाहर की पॉइंट पी तक की डिस्टेंस थी। इसके बाद मैंने बताया था कि वही अगर उस हॉलो स्फेरिकल सेल के सरफेस पर अगर आपसे कहां पर तो सरफेस पर ई की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो वो बताएंगे कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर क्या है तो कैपिटल आर है बच्चों रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे सेंटर पर ई की वैल्यू पूछे सेंटर पर तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे इनसाइड यानी कि अंदर में इस खोखले गोले के अंदर में अगर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो भी वो इनसाइड में भी क्या होगी, जीरो होगी। मैंने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि आपको ई के लिए जहां कहीं भी फॉर्मूला लगाना हो यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए, उसके लिए आपको हमेशा यही यूज करना है कि ई इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां से मैंने ये भी बताया था कि ई जो होता है वो आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने कल डिस्कशन कर लिया था। और आज जो हमें बात करनी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर, यानी कि ठोस गोला के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ठोस गोले के लिए क्या हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को पॉज मत करें, वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वीडियो में कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज करता हूं और साथ साथ मैं हिंदी लैंग्वेज भी यूज करता हूं। तो प्लीज आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहें और आराम से वीडियोस को एंजॉय करके पढ़ें, देखें, समझें और आराम से समझें कॉन्सेप्ट को। अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और नोट्स बनाना शुरू करें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फेरिकल सेल, यानी कि ठोस गोला के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या क्या हो सकता है। बाहर में क्या होगा यानी कि आउटसाइड द सॉलिड स्फेरिकल क्या हो जाएगा, या फिर इनसाइड क्या हो जाएगा यानी कि ठोस गोला के अंदर क्या हो सकता है, या फिर उसके सेंटर पे क्या हो सकता है, उसके सरफेस पे क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आज हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक। तो अगर हम कटप्पा नजर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर जिस दिन बाहुबली मिल जाएगा उस दिन हम भी देख लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग लगाते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर। फॉर सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर, हिंदी में कि ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या क्या हो सकता है। फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके लिए, तो ठोस के लिए, ठोस गोले के लिए। बच्चों मान ले तो सबसे पहले हम इसमें किस तो चार कंडीशन में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आउटसाइड की, फिर बात करते हैं सरफेस की, फिर बात करते हैं इनसाइड की और फिर बात करते हैं सेंटर की। तो इस तरह से हम एक एक करके कि आउटसाइड में क्या हो सकती है, सरफेस पर क्या हो सकती है, इनसाइड में क्या हो सकती है और
सेंटर पर क्या हो सकती है, मैं एक एक करके मैं आराम आराम से बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं डिस्कस करते चलूंगा। तो सबसे पहले हमें जहां पे सॉलिड स्फीयर लिखा है, यानी कि सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और वो भी किसके लिए, तो सबसे पहले केस 1 में क्या है, तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर की आउटसाइड, सबसे पहले हमें बच्चों यहां पर एक स्फीयर बनाना होगा। ये लीजिए, ये हो गया आपका स्फीयर। अच्छा, और जब ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, तो सॉलिड स्फीयर तो जाहिर सी बात है कि इसमें हर जगह इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब सॉलिड स्फीयर होगी तो इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, जहां जहां हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसके मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R, यानी कि जहां पर है C फॉर सेंटर, बीच में क्या होता है, सुनो, आप पढ़ रहे और पढ़ने के साथ साथ दबाते भी जाएं और ठोकते भी जाएं। भैया दबाते जाने की सब्सक्राइब की बटन भी दबाते रहें, और लोगों को शेयर करें, और ठोकते जाने की लाइक भी दबा दबा के ठोकते जाएं, तभी मजा आएगा। आपको ही मजा आएगा दबाने में, मेरे को ही मजा आएगा पढ़ाने में। यानी कि आपको भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा, और जब मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लियर? तो देखो, तो यहाँ पर क्या है कि ये है सेंटर, और ये सेंटर से हम यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी कैपिटल आर। क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। यानी कि आर, कैपिटल आर किसके बराबर है, तो रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। एक मिनट, रेडियस ऑफ स्फीयर। और मास कैपिटल एम क्या है, तो मास ऑफ स्फीयर, स्फीयर। ठीक है। अब बच्चों इसके सेंटर से हम एक काम करते हैं, इस आर को ऊपर में लिख देते हैं, हम इसके सेंटर से यहां पर स्मॉल आर, इस पॉइंट पी पर अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है कि इसके सेंटर से, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अच्छा, और यहां से सेंटर से इस पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लिख लिए हैं स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर के रूप में हमने मेजर किया। क्लियर? अब क्या है कि जब मैंने इस स्मॉल मास यहां पर इस पॉइंट पी पर एक मैंने टेस्ट मास, स्मॉल एम का टेस्ट मास मैंने यहां पे रखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि जो कैपिटल एम वाला जो मास है, यानी कि बड़ा वाला जो स्फीयर है, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है और अपनी तरफ, इस तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही। तब हमें समझ में आ गया कि भैया यहां पर कहीं ना कहीं तो ई लग रहा है, कहीं ना कहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। और वो ई जो है, तो ई का हम जनरल फॉर्मूला क्या बताएं कि ई इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर भी बच्चों आउटसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर आउटसाइड द स्फीयर, यहां पर भी E इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। यानी कि E इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर क्यों होगा, और जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये तो हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। लेकिन भैया डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में तो है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह इसमें जो मास जो है वो समान रूप से, हर जगह इसमें द्रव्यमान जो है वो समान रूप से विस्तृत है, समान रूप से बटा हुआ है।
और जब हर जगह मास समान रूप से, हर जगह द्रव्यमान समान रूप से बटी हुई है, तो इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सारा का सारा मास इसका कहां पर, तो इस सेंटर पर आकर कंसेंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर आया हुआ है, इसके सेंटर पे स्थित है। और सेंटर पे स्थित हम ऐसा मास मान के और यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लिख देते हैं G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आया? तो यही है आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई? यहां से अगर देखिए तो E जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का। E क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का, यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा E वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होगी, या फिर जैसे जैसे r डिक्रीज होगी वैसे वैसे E क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि इनवर्स स्क्वायर ला इनवर्स होगा, उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि E जो है वो व्युक्त क्रमानुपाती है r स्क्वायर का। अगर आप r स्क्वायर को अगर आप r को क्या करेंगे, दुगना बढ़ाएंगे, तो E 4 गुना क्या होगी, घट जाएगी। और अगर आप r को दुगना घटाएंगे तो E 4 गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो यही थी आउटसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप अपने नोट्स में लिख ले कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है, तो इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल r है बच्चों, वो स्मॉल r कहीं ना कहीं इस कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल r इज कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल R, और जब ये स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगी तो इसे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पर पूछ रहा है, इनसाइड में पूछ रहा या सरफेस पर पूछ रहा है, यानी कि सतह पर पूछ रहा, या फिर उससे के बाहर में पूछ रहा है। तो अगर R का क्या हो, कैपिटल R से अगर स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो, तो इसका मतलब कि आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर पूछ रहा है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें यहां से निकल कर आती है। मैंने एक चीज क्या कहा कि जैसे जैसे r क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर ला है ना, तो जैसे जैसे r क्या होगा, बढ़ेगा, E क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे भैया वही तो होता है। अगर मान लो कि अर्थ है, मान लो कि अर्थ है, अर्थ क्या है, एक ऐसा ही सॉलिड स्फीयर है ना, अर्थ क्या है, एक ऐसा ही सॉलिड स्फीयर है। अब अगर इस अर्थ के आसपास से कोई एस्ट्रॉयड गुजरेगी, इसके आसपास से इतने मान लो कि इस रेंज में कोई एस्ट्रॉयड गुजरती है, तो वो एस्ट्रॉयड इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में आ जाती है। और फाइनली क्या होता है कि रेंज में आने की वजह से ये जो अर्थ है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना शुरू कर देता है, और इसके बाद जो है वो एस्ट्रॉयड फिर अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू, और अर्थ उसको खींच रहा होता है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर फ्रिक्शन वगैरह, आग वगैरह लगती है, और फाइनली क्या है, फाइनली करने का मतलब कि वो जो है वो एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर वही एस्ट्रॉयड अर्थ से कुछ दूरी पर है या फिर काफी दूरी पर है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर में है, बाहर का मतलब क्या, मतलब कि मान लो कि जैसे यहां तक की अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां तक की अगर मान ली कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यहां पर कोई एस्ट्रॉयड है, ये मान लो कि ये कोई एस्ट्रॉयड है, तो ये एस्ट्रॉयड तो जहां जाहिर सी बात है कि अच्छा आराम से अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो सकती, क्यों, क्योंकि यहां तक अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेकिन अगर कोई वही एस्ट्रॉयड यहां पर ना हो, कि अगर यहां पर कोई एक ऐसा एस्ट्रॉयड आ जाए, ऐसा कोई एस्ट्रॉयड है, तो ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से नहीं टकरा सकती। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज, पृथ्वी की रेंज यहीं तक की है, इसके रेंज से बाहर है। और देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ए वाला स्मॉल r क्या हो गया, और बढ़ गया, तो जैसे जैसे r बढ़ा तो E ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई, और फाइनली एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने से क्या हो गया, बच गया। बात समझ में आई? तो यही कारण है कि ब्रह्मांड में तो बहुत सारे उल्का पिंड है,
बहुत सारे एस्टेरॉयड है यूनिवर्स में, लेकिन सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकरा पाते। क्यों? सिर्फ वही एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराते हैं जो कि हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में आते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई बच्चों आउटसाइड द स्फीयर। अब बात करते हैं कि इनसाइड में क्या हो सकता है, सरफेस पर। दूसरा केस लेते हैं सरफेस पर वाले, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी कि अब हम इसके धीरे धीरे पॉइंट पी पे ना हम करके पॉइंट पी से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, वापस आते 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 कहां पर आ गए, यूं इसके सरफेस पर। तो ये लीजिए, मैंने एक स्फीयर फिर से बना लिया और फिर से स्फीयर का मास कैपिटल एम कर दिया, इसका रेडियस कैपिटल आर कर दिया। ये हो गया रेडियस आर और ये हो गया इसके मास कैपिटल एम, वहां पे लिखा हुआ है। और अब हमें इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पर कैलकुलेट करना है, तो हमें कहीं दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी सतह पर, यहीं पर, इसी पर, यही अब हमको पॉइंट पी यहीं पर बना देना, इसके सरफेस पे बना देना है। यही है बच्चों स्मॉल आर। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहला चीज तो हमें ये क्लियर है कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जा रहा है। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल में है तो इसका मतलब कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस जगह पर पूछ रही है, तो सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर पर पूछ रही है। यानी कि उस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पूछ रहा है कि भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। क्लियर? अच्छा, ये चीज तो क्लियर होगी। दूसरी चीज क्या है कि अब यहां पर हम E का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो E के लिए जब हम आउटसाइड में E इक्वल टू क्या लिख रहे थे, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर लिख रहे थे। और जब हमें यहां पे पता है कि स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि G M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। जी हाँ, और फाइनली हमें E इक्वल टू मिल जाता है G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। बात समझ में आया? तो ये हो गया आउटसाइड। ए सेकेंड केस हो गया क्या, सरफेस। और थर्ड केस यहां पे हम डिस्कस कर देंगे। थर्ड केस में क्या है बच्चों कि पहले हम यहां से पॉइंट पी पर थे, पॉइंट पी से चलते चलते हम कहां पहुंचे, तो इसके सरफेस पर पहुंचे। अब सरफेस से कहां घुसेंगे, इसके अंदर में घुसेंगे। देखो, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से अंदर हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम बाहर थे, फिर बाहर से इसकी सतह पर आए। होता है ना, कहावत है ना कि अगर पैर पसारने की जगह मिल जाए तो हम सोना भी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर थोड़ी सी बैठने की जगह मिल जाए तो पहले पैर पसार लो। अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हो और ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी सीट कंफर्म नहीं है, बाय द वे आपको किसी ने आपको सीट थोड़ी सी जगह दे दी कि भैया आप बैठ जाओ, तो होता है क्या कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि बैठने के लिए वहां पे उनको थोड़ी सी जगह दी गई, अब उसी थोड़ी सी जगह में वो एडजस्ट करते 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 फिर पैर फैलाना शुरू कर दिए। अब पैर फैलाना शुरू किए, इसके बाद फिर धीरे लेट भी गए, और फाइनली जिसका सीट है वो बेचारा उठ के बैठ गया और जिसका सीट नहीं वो आराम से सो के जा रहा है। तो फिर वही कहानी यहां पर है कि पहले तो हम पी पॉइंट पे थे। पी पॉइंट पे जब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने आ गया कि E इक्वल टू G कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पर भी हमें पता चल गया कि यहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि यहां पर स्मॉल r का स्क्वायर है, यहां पर कैपिटल R का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हमें सरफेस पर पता चल गया तो अब हमें क्या करना है, तो हमें इनसाइड द स्फीयर, अब हमें कहां कैलकुलेट करनी है, तो इनसाइड द स्फीयर। तो अब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो हमें इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करें कि अगर कोई स्फीयर हो तो स्फीयर के इनसाइड में क्या होगा। तो अब हम इसके यहां से ऐसे चलते 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 यहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर, यानी कि अंदर में आ गए। तो फिर से हम एक स्फीयर बनाएंगे, सॉलिड स्फीयर। ये लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। फिर से इसकी मास क्या होने वाली है, कैपिटल M, और रेडियस क्या होने वाली है, कैपिटल R।
ये लीजिए, ये इसकी सेंटर, इस सेंटर से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे रेडियस बना दिया r, और मान लो कि इस पॉइंट पे है ना, तो यहां से लो मैंने इस पॉइंट को बना दिया, ये है पॉइंट P। इसी पॉइंट P पर अब आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है तो एक बार आप प्लीज आप खुद से ट्राई करिए कि यहां पर क्या हो सकता है। चलिए अब मैं दिखाता हूं। सबसे पहले बात कि अच्छा, इस C4 सेंटर से P तक की दूरी को हम क्या करते हैं, R मान लेते हैं। यहां पर भी देखिए C4 सेंटर से P तक की दूरी को स्मॉल r मान लिए हैं। तो यहां पर अगर देखो तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। स्मॉल r क्या है, इस कैपिटल R से क्या है, छोटा है। सबसे पहली बात हमें क्लियर होगी कि स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से छोटा है। तो अगर स्मॉल r इसके रेडियस से क्या हो, छोटा हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपसे कहां पर पूछ रहा है, तो इनसाइड में पूछ रहा है, यानी कि इस स्फीयर के अंदर में पूछ रहा है। ठीक है। और अगर स्मॉल r कैपिटल R का इक्वल हो तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपसे सरफेस पर पूछ रहा है। ये सब पॉइंट, ऐसे भी याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली पॉइंट्स है। क्लियर। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम यहां पे थोड़ा सा एक बात बताएं। देखो ये जो स्फीयर है, इस पॉइंट P पर अगर हमसे पूछ रहा है तो कल जो मैंने बताया था स्फेरिकल सेल की वजह से, हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से, तो उसको मैंने क्या किया था कि इस पॉइंट P को मैंने यहां से एक सिमेट्री इस तरफ काट लिया, एक इस तरफ काट लिया था, इस तरफ मास आया था, इस तरफ मास कम था, वो मैंने डिवीजन करके मैंने बतला दिया था। आज यहां पर क्या करेंगे कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हम इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर यहां पर कट कर लेंगे, ये लो इस तरह से। और फाइनली हमें देखने में कुछ इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक अंदर एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर बन जाएगी, अंदर एक छोटी सी सॉलिड स्फीयर बन जाएगी, और बाहर से इसकी एक और लेयर बन जाएगी जो कि ए वाला कटा हुआ वाला हिस्सा है। मान लो कि ये कटा हुआ वाला हिस्सा कुछ ऐसा है, ए वाला, ए लो, और ये अंदर वाला सॉलिड स्फीयर, ये लीजिए। ठीक है। जब मैंने काटा तो ये बाहर का, और ये लीजिए अंदर वाला सॉलिड स्फीयर ये है, ये एक मिनट, ये है अंदर वाला, ये लीजिए। देखिए ये है। तो इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, इसके बीच में जो व्हाइट वाला, जो बीच में जो पट्टी जो दिख रही है व्हाइट वाला, कहीं ना कहीं गैपिंग, एक्चुअल में गैपिंग नहीं होता, एक्चुअल में गैपिंग नहीं होता, बट हम ऐसा मान लेते हैं। तो जो इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर हमें अगर क्या करना था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने क्या किया कि भैया यहाँ पर मैंने इतना दूर से इसका एक स्फीयर कट कर लिया, इतना दूर से मैंने एक स्फीयर कट कर लिया। तो अब जो है ये बाहर से एक अलग हमें स्फीयर जुड़ा हुआ प्रतीत ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, और यानी कि फाइनली हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये हॉलो स्फेरिकल सेल, अगर मैं इस स्फीयर को काट के निकाल दूं, इस बीच वाले स्फीयर को मैं काट के निकाल दूं यहाँ से, तो क्या एक हॉलो स्फेरिकल सेल बन जाएगा क्या? ये फाइनली अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो क्या होगा, इसका दो तरह का स्ट्रक्चर्स बनेगा, एक इस तरह से, एक तो सिंपली ऐसे गोला बन जाएगा, ये बीच वाला गोला हो गया, ये लीजिए, ये बीच वाला हो गया, ये वाला हो गया यहाँ पर, है ना, और ये बाहर वाला जो है, बाहर वाला कुछ इस तरह से दिखेगा, बाहर वाला कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा। मैं इतना डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रह जाए। और ये आपको बाहर वाला ऐसा ऐसा दिखेगा, ये बाहर वाला आपको दिखेगा। अब देखिए, और हमें इसी पॉइंट P पर हमें निकालना था, ये था, यहाँ पर था C4 सेंटर, इस पॉइंट P पर हमें निकालना था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो क्या आपको याद आ रहा है कि ए वाला जो आपको गोला दिख रहा है, ए वाला गोला क्या आपको हॉलो स्फेरिकल सेल की तरह दिख रहा है? मैंने बताया था भैया कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर में आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर में क्या होती है? तो ई का मान क्या होता है? 0 होता है। जी हाँ सर, आपने तो बताया था। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सॉलिड स्फीयर में पॉइंट P यहां पर इनसाइड में क्या, यानी कि यहां पर पॉइंट P पर बाहर वाले लेयर के लिए, बाहर से जो मास का जो लेयर बना हुआ है यानी कि एक सेल जैसा दिख रहा है, इसके लिए इस पॉइंट P पर E का मान कितना हो सकता है? तो 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। तो हो सकता नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाले सेल के लिए। लेकिन इसके वजह से तो फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी ना भाई, इसके वजह से तो कुछ ना कुछ फील्ड होगी। जी हाँ होगी। तो अब इस छोटे वाले के लिए, छोटे वाले स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो आइए अब वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर तो एक काम करें, हम इस बाहर वाले को, जब बाहर वाले की वजह से 0 हो रहा है तो हम इस बाहर वाले लेयर को हम इरेज कर देते हैं। ये लीजिए, यानी कि अब हमें बस इतना ही छोटा स्फीयर के वजह से अब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये बड़ा वाला स्फीयर का मास था कैपिटल M और इसका रेडियस थी कैपिटल R। अब यहां पर देखो, अब क्या है कि यहां पर स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r इसकी रेडियस अब इसके किसके बराबर होगी? स्मॉल r। और इस पॉइंट P पर अब हमसे पूछ रहा है, इस पॉइंट P पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्या हम सबसे पहले तो हम E इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन जब यहां पर एक कैपिटल M तो नहीं रहा। कैपिटल M कब तक था? तो जब तक कि पूरा स्फीयर था तब तक। लेकिन मैंने क्या किया, इसके बीच में से काट लिया है, इसके बीच में से काट लिया है। ये देखो, इसके बीच वाला पार्ट को, इस वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो इसका तो मास कुछ और होगा। जी हाँ सर, कुछ और ही होगा। तो एक काम करें, इसके मास को हम m डैश मान ले। तो जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि g m डैश अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, g m डैश अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहां पर E इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? जी एम डैश अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों हमें एम डैश को हटाना है। क्या करना है? यहां पर हमें एम डैश को हटाना है। तो एम डैश को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ वाटा लगाना पड़ेगा। जुगाड़ भाटा क्या लगाना पड़ेगा, है ना। हम लोग बिहार से हैं और बिहार लोग जुगाड़ बहुत जल्दी लगाते हैं, बिहारी लोग, है ना, बहुत जल्द। कुछ भी चीज़, अगर कोई दिक्कत हुआ, कुछ परेशानी हुआ, कोई चीज़ की जरूरत पड़ी, किसी की आवश्यकता हुई, तो बहुत जल्दी जुगाड़ लगा देते हैं। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो कैसा जुगाड़ लगाएंगे? तो अब हम यहाँ पर ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि जो एम डैश है, और ये एक काम करते हैं, इस एम डैश को हटाने के लिए यहाँ पे डेंसिटी मास वॉल्यूम का रिलेशन थोड़ा सा लगाएं क्या? हाँ सर, सही बोले, लगा सकते हैं। अरे भैया, ये स्फीयर के हम बाहर से तो हम लेयर काट के हटाए हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी तो होगी ना, रो डेंसिटी। जी हाँ, डेंसिटी, सही बोले। तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी V से और मास को M से। क्लियर? तो यहां से M डैश, तो जब हम डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो देयरफॉर क्या हम इसलिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम यहां से लिखते हैं कि M डैश इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका? तो इस छोटे वाले स्फीयर का। छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो सकता है? तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और स्मॉल r, कैपिटल R नहीं, कैपिटल R नहीं, स्मॉल r, ध्यान रखने का, स्मॉल r क्यू। क्या हो जाएगा? स्मॉल r क्यू। और यहां से हमें m डैश की वैल्यू
मिल गई, डेंसिटी के फॉर्म में मिली है, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि E इक्वल टू जी, एम डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, तो रो 4/3, यहां पे लिखेंगे कि E इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो इक्वल टू लिखेंगे कि G 4/3 रो पाई आर क्यू, और नीचे में क्या है, आर स्क्वायर है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये इस आर स्क्वायर से इसका क्यू क्या हो गया, मर गया। तो फाइनली E इक्वल टू क्या हो गया, ये E इक्वल टू आ गया 4/3 कैपिटल जी रो पाई आर। जी हाँ, और यही बन गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की क्या फॉर्मूला, किसके लिए, तो इनसाइड द स्फीयर, किसके लिए, तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, इस बात को भैया ध्यान में रखी हो, इस बात को ध्यान में क्या करी हो, रखी हो। क्लियर। अच्छा एक चीज और, यहां पर देखो तो E किसका प्रोपोर्शनल, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, R का, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि E जो है वो R का क्या है, समानुपाती है। अच्छा एक काम करें, क्या हम यहां पर रो को हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते, अब डेंसिटी को हटा के देख लो, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस बड़ा वाला अगर स्फीयर होता भाई, अगर ये बड़ा वाला स्फीयर होता तो इसकी वॉल्यूम क्या होती, इस बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती, बड़े वाले स्फीयर का मास क्या है, कैपिटल एम, और वॉल्यूम क्या है इसकी, एक मिनट, बड़े वाले स्फीयर का मास तो कैपिटल एम, इसकी वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इसकी हो सकती है 4/3 पाई, और कौन सा, तो कैपिटल आर क्यू, यही होगा ना। तो अच्छा, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 4/3 जी, और रो क्या है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला, तो कैपिटल एम पाई आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम में कितना लिखेंगे, तो 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यू। तो यहां से देखिए 4/3 क्या हो गया, कट गया, पाई से पाई मर जाएगा, तो क्या बच गया, तो बच गया कि E इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और यही बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसके लिए, तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं और आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद फिर सरफेस स्फीयर के सरफेस पर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके बाद फिर इनसाइड द स्फीयर क्या हो सकता है, तो 4/3 जी रो पाई आर। और एक किस स्थिति में, तो जब आपको रो दिया हुआ हो, यानी कि जब आपको डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया हुआ हो तब। और दूसरा एक और क्या मैंने बताया कि E इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो यहां भी E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर का, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर का। क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट जो है, अब यहां पे देखिए 1 2 3 और मैंने 3 जगह यहां पर मैंने बात कर लिया है। अब जो है हमें बात करनी है किस लिए, तो अब हमें हेलो क्लास में बाद में बात करते हैं। तो यहां पर अब क्या है कि अब हमें सेंटर पे बात करनी है कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकती है सेंटर पे। तो मैं इसको इरेज करूं या फिर आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। चलिए हो गया भैया। मैंने कल ही बताया था कि अगर सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन,
तो सेंटर पर हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो सेंटर पे आंख मूंद के लिख दे कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि देखो अगर मान लो कि इसी पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो यहाँ पे अगर हम एक डीएम मास काटेंगे